हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज हिंदी साहित्य इतिहास के 20 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें आज 25 प्रश्न हैं छायावादी काव्य से। तो देखते हैं, चलिए कैसे प्रश्न हैं, आप कितने सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में युग है। तो सबसे पहले गांधी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग और जयशंकर प्रसाद युग, बताइए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि छायावाद युग की जो समय सीमा है वो आपके 1918 से लेकर के 1936 तक है, ठीक है। और उपन्यास और कहानियों का जो विभाजन है वो आपके प्रेमचंद के आधार पे किया गया है। प्रेमचंद युग, पूर्व प्रेमचंद युग, ठीक है, और आपके प्रेमचंदोत्तर युग। तो जो छायावाद युग की समय सीमा है वही दोस्तों प्रेमचंद युग की भी समय सीमा मानी जाती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रेमचंद युग। प्रेमचंद हैं वो आपके कहानी सम्राट हैं, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रेमचंद युग इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, बताइए। तो महाराणा का महत्व है दोस्तों निश्चित रूप से जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम पथिक भी है, आंसू भी है, लेकिन जो रश्मि है दोस्तों वो आपके इनकी नहीं है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, तो रश्मि है वो आपके महादेवी की रचना है। आगे चलते हैं, किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बताइए। किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि छायावादी काव्य आपका ऐसा है कि इसके 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और आपके महादेवी वर्मा। चारों से ही दोस्तों आपका प्रश्न है वो आपका आना निश्चित है, ठीक है। प्रसाद से, निराला से, पंत से, महादेवी से, चारों से ही आपके दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए छायावादी युग के बराबर दोस्तों महत्वपूर्ण आपका कोई सा भी युग नहीं है, ठीक है। पढ़ना सबको है, लेकिन छायावाद के आपके जो 4 प्रधान स्तंभ हैं और इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, रहस्यवाद का समावेश है, लाक्षणिक शैली है, ठीक है। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं, कवियों के उपनाम क्या हैं, कौन कौन से दर्शन से प्रभावित हैं, तो चारों कवियों के बारे में आपकी रचनाओं का है आपको काल भी पता होना। जैसे प्रसाद है 1935 में आपके कामायनी ने लिखी है, 1925 में आपके आंसू लिखा है, कौन सा खंड काव्य है, कौन सा आपका महाकाव्य है, ठीक है। तो महाकाव्य तो आपका कामायनी है, चिदम्बरा है, एक लोकायतन है पंत का, सबसे महत्वपूर्ण आपका कामायनी है। कामायनी के आपको श्रद्धा सर्ग है, चिंता आशा सर्ग है, वो भी आपका लगा रखा है, ठीक है। तो उसमें तो हम कामायनी की जो भी आपके भीतर की जो सारी डिटेल्स हैं वो आपकी हम पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी आपको जैसे कि जयशंकर प्रसाद की विभिन्न रचनाएं कौन कौन सी किससे संबंधित है, ठीक है। झरना क्या है, छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, ठीक है, कौन सी रचना कब लिखी गई, चारों कवियों के बारे में दोस्तों आपको डिटेल से पता होना चाहिए। छायावाद ही ऐसा दोस्तों युग है जिसके चारों कवियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि चारों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं में से आपको आरोही अवरोही में भी पिछली बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। दिनकर है, मैथिलीशरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और एक आपके महादेवी सी तो ऐसा क्वेश्चन बनता ही है, मुंशी प्रेमचंद है। इनकी रचनाओं से दोस्तों जो भी आपके मुख्य ये हैं
इनकी रचनाओं से आपके आरोह कालक्रम की दृष्टि से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए आपको डेट, प्रकाशन, इनका वर्ष है रचनाओं का वो पता होना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? और कुछ दोस्तों छायावाद की परिभाषाएं हैं। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूत अभिव्यक्ति होने लगे तो उसे छायावाद कहते हैं। ठीक है। आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये आपके 3-4 ऐसी मुख्य परिभाषाएं जो बार बार आपके पूछी जा रही हैं। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? राधा कृष्ण गोस्वामी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जयशंकर प्रसाद को, मुकुटधर पांडे को। तो छायावाद जो शब्द है दोस्तों वो आपके, इसका शब्द का जो प्रथम प्रयोक्ता है वो है आपके मुकुटधर पांडे। इन्होंने एक निबंध लिखा था, उसमें इन्होंने छायावाद शब्द का है वो प्रयोग सबसे पहले किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो आपके मुकुटधर पांडे को ही छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं, जबकि अन्य विद्वानों के द्वारा अलग अलग माना गया है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ था? मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। चारों ही दोस्तों आपके पांडे हैं। लेकिन छायावाद का जो पूर्वाभास है, यानी जिसकी शुरुआती रचनाओं में हमें लग गया था कि छायावाद की क्या है अभिव्यक्ति होने लगी है, छायावाद युग की शुरुआत होने लगी है, तो ऐसे थे आपके मुकुटधर पांडे, जिन्होंने छायावाद शब्द के जो प्रयोक्ता भी माने जाते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, आंसू, झरना और कानन कुसुम। बताइए। तो जयशंकर प्रसाद की कृति को ब्रजभाषा में, तो दोस्तों ऐसी कृति है आपके प्रेम पथिक। ठीक है। प्रेम पथिक पहले आपके ब्रजभाषा में आई थी 1905 के लगभग में, लेकिन 1913 में इसको क्या है, खड़ी बोली में इसको क्या है, रूपांतरित कर दिया गया था। आपको मालूम है कि जो कलाधर नाम से आपके ब्रजभाषा में ये जयशंकर प्रसाद जी रचनाएं करते थे, तो इनकी जो शुरुआती रचनाएं थी, क्योंकि उस समय तक दोस्तों क्या है, खड़ी बोली अपने काव्य स्वरूप में स्थापित नहीं हो पाई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रयास कर रहे थे और 1910 के आसपास से है खड़ी बोली है वो स्थापित होने लग गई थी। लेकिन उससे पहले की रचना है, इसलिए ब्रजभाषा में लिखी थी प्रसाद ने। बाद में बाकी रचनाओं को इन्होंने क्या है, खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया था। और आपको पता है जैसे कि 1909 में मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं आती हैं। ठीक है। 1910 में, तो 1900 से लगभग जो 1900 का समय है, 1910 का समय है, वो दोस्तों आपको ऐसा ही चल रहा था। कुछ रचनाएं खड़ी बोली में, कुछ रचनाएं आपकी ब्रजभाषा में हो रही थी। बड़े बड़े कवि हैं। ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, वो इसके लिए प्रयासरत थे। 1914 में आपका प्रिय प्रवास आ जाता है, जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इस प्रकार की रचनाएं चल रही थी। आगे चलते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? ये पंक्ति है आपके पंत की। आगे चलते हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखी जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंद सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में से किसकी हैं? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। बताइए। तो सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से इस सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंद सा आंसू इस विश्व सदन में। ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, मानवतावाद का यहाँ पर क्या पुट देखने को मिल रहा है। और ये आपके जो कामायनी है, ठीक है, कामायनी से आपकी क्या है, ये पंक्तियाँ ली गई हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद का है 1935 में। इसके आपके 15 सर्ग हैं दोस्तों। ठीक है। कई बार 15 सर्गों का भी आपको पूछा जाता है, कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कई बार आपको क्रम पूछा जाता है कि सही क्रम से इनको जमाइए। तो सबसे पहले है आपका कौन सा? चिंता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, ठीक है, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष,
निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आपके आनंद, ये आपके 15 सर्ग हैं। कई बार विभिन्न रचनाएं हैं, जैसे आपके आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की, लेकिन मैं आपको आधुनिक काल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपकी प्रिय प्रवास है, ठीक है, इसमें आपके 17 सर्ग हैं। आपकी कामायनी है, इसमें आपके 15 सर्ग हैं। एक आपका प्रमुख महाकाव्य है साकेत, साकेत में दोस्तों आपके 12 सर्ग हैं। तो ये आपको प्रसिद्ध जो आपके महाकाव्य हैं, मुश्किल से 8-10 महाकाव्य हैं। एक आपके रामचरितमानस हो गया, उसमें आपके 7 कांड हैं, ठीक है। पृथ्वीरासों में 69 आपके 69 क्या हैं आपके समय हैं। 39 प्रकाश हैं आपके, कौन से हैं, रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं, ठीक है। 12 स्कंद हैं आपके, किसमें, सूरसागर में 12 स्कंद हैं। तो ये भी आपको पता, यदि आपको डीप क्वेश्चन देगा तो वो आपको यहाँ से दे सकता है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। बताइए। छायावाद के बारे में दोस्तों आपके सर्वाधिक कथन आपके मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक ही आपके शुक्ल जी का जो प्रभाव है वो आपके दिखाई देता है, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था। उसके बाद में दोबारा से इन्होंने 1940 में आया था। 1940 में इन्होंने कहा छायावाद की भी आलोचना कर दी थी, ठीक है। लेकिन छायावाद के बाद में आपके शुक्ल जी के जो कथन हैं वो आपके बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? वो कहा है आपके नामवर सिंह ने। छायावाद के वास्ते में दोस्तों सबसे बड़ा जो आलोचक स्थापित हो जाता है वो हो जाता है आपके नामवर सिंह और आपके डॉक्टर नगेंद्र। लेकिन जो छायावाद का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध आलोचक है वो है आपके नंदुलारे वाजपेयी, जिन्होंने छायावाद के समर्थन में दोस्तों आपके लेख लिख करके, आलोचना कर करके छायावाद को क्या है बचाया था, ठीक है। विभिन्न आलोचकों की मार से बचाया था कि छायावाद को सब बुरा भला कह रहे थे कि भाई इसमें तो क्या है, पलायनवाद का स्वर है, निराशा का स्वर है, ठीक है, आत्मा व्यक्ति की प्रधानता है, रहस्यवाद है, ठीक है। तो शुक्ल जी तो रहस्यवाद के कट्टर आलोचक माने ही जाते हैं। लेकिन जिस आलोचक ने इसकी क्या है पैरवी की थी छायावाद के समर्थन में, जिसने लेख लिखे थे, तो वो है दोस्तों आपके नंदुलारे वाजपेयी। और ये आपसे बराबर पूछा भी जाता है। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, चित्राधार, महाराणा का महत्व। तो ये हो जाएगा आपके दोस्तों चित्राधार। कानन कुसुम तो दोस्तों क्या है, प्रेम पथिक तो क्या है, ये ब्रजभाषा में आया था, लेकिन इसकी रचनाओं का खड़ी बोली में क्या है अनुवाद कर दिया गया था बाद में। लेकिन चित्राधार है वो आपके प्रसाद की ब्रजभाषा की रचनाओं का क्या है संकलन है, ठीक है। कलाधर नाम से इन्होंने क्या है एक सवैया लिखा था, ये भी आपसे पूछा जाता है कौन से कवि ने कलाधर के नाम से सवैया लिखा था, वो आपके क्या है जयशंकर प्रसाद थे। प्रकृति का सुकुमार या राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला, बच्चन। तो आप आसानी से कर देंगे। प्रकृति का जो सौम्य कवि है, सुकुमार कवि है, राजकुमार कवि है, वो आपके पंत को कहा जाता है। छायावाद में दोस्तों सर्वाधिक जो प्रकृति वर्णन किया है वो आपके पंत ने किया है, ठीक है। प्रकृति का चितेरा भी कहा जाता है। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल। तो दोस्तों जो जूही की कली है वो आपके निराला की रचना है, ठीक है। 1916 में इन्होंने लिखी थी जूही की कली। और दोस्तों कई विद्वान मानते हैं कि जूही की कली से ही आपकी क्या है छायावाद की क्या है आपकी शुरुआत माननी चाहिए, क्योंकि जूही की कली रचना में आपके छायावाद के क्या है स्वर हैं वो प्रस्फुटित हो गए थे। निराला जी की पत्नी है, इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत ये 1916 में दोस्तों जूही की कली है, उसमें आपके क्या है श्रृंगार का वर्णन ऐसा करते हैं कि, और इसको छपवाने के लिए ये किसके पास में भेज देते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका में भेज देते हैं। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसमें क्या है, इसमें श्रृंगार का इसमें वर्णन किया गया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या है अश्लील कविता कह करके छापने से इनकार कर दिया था और इसको लौटा दिया था। छायावाद का ऐसा कवि दोस्तों जिसे सर्वाधिक विरोधों से गुजरना पड़ा, ठीक है,
जिसने अपना जीवन है वो बिल्कुल अभावों में दोस्तों जिया है, सर्वाधिक जिसे संघर्ष का सामना करना पड़ा, तो वो हो जाएंगे आपके क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली को अश्लील कह करके इसको क्या है, वापस लौटा दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों आपको छायावाद का जो जनक है वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है, लेकिन दोस्तों छायावाद का जो वास्तविक जनक है वो आपके प्रसाद को माना जाता है, जो कि आपके इलाचंद्र जोशी हैं तथा कुछ अन्य विद्वान हैं, उन्होंने आपके जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इनकी एक रचना आई थी झरना 1918 में, तो उससे छायावाद का क्या है, प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार उसे कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की नौका विहार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? ग्राम्या, वीणा, पल्लव, गुंजन। बताइए। तो जो नौका विहार जो कविता है ये आपकी दोस्तों पंत की है, ये आपके गुंजन में संकलित है। सुमित्रा नंदन पंत की काव्यकृति कौन सी नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आपको दोस्तों निश्चित रूप से मिलेगा। कौन सी काव्यकृति किसकी नहीं है, या फिर आपसे कृतियां हैं वो मिलाने के लिए 4 या 5 क्वेश्चन आपके छायावाद में से दोस्तों निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। और बहुत ही छोटा सा आपका काव्य है, कुछ तो इसकी परिभाषाएं हैं, ठीक है, और किसने इसको किस किस नाम से इसको अभिहित किया है, कौन सा प्रवर्तक मानता है, ये है। और चारों कवियों के बारे में आपकी छोटी छोटी रचनाएं हैं, ठीक है। मुख्य मुख्य रचनाओं का आपको क्या है, सन भी आपको याद रखना है, इतना ही है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की काव्यकृति नहीं है दीपशिखा, ग्राम्या, युगांत, पल्लव। पल्लव है, युगांत है, ग्राम्या है, ठीक है। लेकिन जो दीपशिखा है दोस्तों 1942 में आई थी, ठीक है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण। बताइए। तो राम ने दोस्तों 216 पंक्तियों की, ठीक है, 216 पंक्तियों की सबसे कठिन कविता लिखी थी, जिसमें आपके क्या है, एक तो तुलसीदास की रूपरेखा मिलती है, तुलसीदास, और यदि जागो फिर एक बार कविता को मिला दें दोस्तों तो राम की शक्ति पूजा है वो तैयार हो जाती है। इन दोनों कविताओं का इसमें पुट देखने को मिलता है, ठीक है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर, आज का तीक्ष्ण विधृत शर विधृत क्षिप्रकर वेग प्रखर शतशैल संवरणशील नील नवगर्ज स्वर प्रतिपल परवर्तित विहु वेद कौशल समूह है, राक्षस वृद्ध प्रत्यु है, क्रुद्ध कपि विषम हु है, विक्षित वहनी राजीव नयन हत लक्षवाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान राघव लाघव रावण वारणगत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति कवि दलवल विस्तर अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टिकर रुद्र श्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलवर मूर्छे सुग्रीव वांगद भीषण गवाक्ष गेनल वारिस सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध गर्जित प्रल्याब्धि क्षुभ धनमत केवल प्रबोध, उद्गीरित बहनी भीम पर्वत कपि चतु प्रहर, जानकी भीरु और आशावर रावण संबल लौटे युगदल राक्षस पत्तल पृथ्वी टनमल बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल वानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चन्न चल वही शिविर की ओर स्थवर दल जो विभिन्न, ठीक है। तो ये आपकी प्रारंभिक दोस्तों 18 पंक्तियां हैं जो इसकी सर्वाधिक कठिन पंक्तियां मानी जाती हैं, ठीक है। तो इससे पूछा भी गया है कि रवि हुआ अस्त, इससे इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, इससे इसकी समाप्ति होती है। 216 पंक्तियों की दोस्तों ये रचना है, ठीक है। एक लघु प्रबंध काव्य इसको कहा जाता है। तो निराला की राम की शक्ति पूजा में इसने क्या है, शक्ति की दोस्तों क्या है, मौलिक उपासना की है, शक्ति की मौलिक उपासना, ठीक है। जब राम और रावण का युद्ध होता है और रावण भारी पड़ता है, ठीक है, और राम को तब कोई उपाय नहीं देता है, तो दोस्तों जामवंत कहते हैं कि क्या है, तुम भी शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ठीक है, तब तक रण छोड़ दो। तो फिर राम क्या है 9 दिन तक दोस्तों शक्ति की पूजा, जो नवरात्र रखे जाते हैं, ठीक है, वो नवरात्र के बाद यही है दोस्तों कि 9 दिन की शक्ति की उपासना, उसके बाद में दशहरा आता है, ठीक है। 9 दिन वो शक्ति की उपासना करते हैं और उसमें क्या है 108 कमल हैं वो चढ़ाते जाते हैं, लेकिन एक कमल को क्या है, शक्ति है जो दुर्गा है वो आपकी छिप करके उठा ले जाती है, ठीक है। तो फिर वो अपनी आँख को चढ़ाने के लिए क्या है, वो कहते हैं कि भाई मेरी माता है, मुझे राजीव नयन कहती थी, मेरे कमल हैं,
मेरी जो आँख हैं वो कमल के समान है, इसलिए मैं अपनी 2 कमल मेरे पास में, नील कमल मेरे पास में शेष हैं, इसमें से मैं एक को चढ़ा करके करता हूँ पूरा कहकर माता एक नयन। ठीक है, तो फिर वो चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने बाण को निकाल लेते हैं, फिर शक्ति आ जाती है, उनको रोक लेती है। तो ये इस कविता का दोस्तों प्रतिपाद्य है। इस कविता पर जो सर्वाधिक जो रचना जिससे प्रेरित है वो है आपके एक बंगाल का ग्रंथ है कृतिवास रामायण। ठीक है, कृतिवास रामायण का दोस्तों इस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो निराला की राम की शक्ति पूजा है, ये आपके यूजीसी नेट में लगी हुई है। ठीक है, बराबर इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 1936 में इसका काल है, 1936 में। निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। बताइए निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो निराला की दोस्तों जो व्यंग्यपरक कविता है वो आपकी हो जाएगी कुकुरमुत्ता। ठीक है, सरोज स्मृति दोस्तों हिंदी का एक शोक गीत है। ठीक है, यदि आपसे हिंदी का सर्वाधिक शोक गीत पूछा जाए, ठीक है, पुत्री के अपनी पुत्री पर इन्होंने लिखा था। सरोज क्या है? इनकी पुत्री थी। हिंदी का एकमात्र आपका शोक गीत है सरोज स्मृति। तोड़ती पत्थर है और आपकी विधवा है, भिक्षुक है। ठीक है, ये तोड़ती पत्थर ये विधवा ही है। ठीक है, विधवा वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। तो ये आपकी इनकी प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं। और दोस्तों निराला के बारे में कहा जाता है कि यदि इन्होंने केवल 3 रचनाएं लिखी होती, एक तो आपके राम की शक्ति पूजा, ठीक है, एक आपके वरदे वीणा वादनी वरदे, ठीक है, एक आपके सरोज स्मृति। यदि इन्होंने तीनों ही रचनाएं लिखी होती तब भी निराला हिंदी साहित्य में उतने ही प्रशंसनीय होते, उतने ही आदरणीय होते, उतने ही समादृत होते जितने कि आज हैं। तो निराला का दोस्तों जीवन है वो आपकी निराला की आप साहित्य साधना पढ़ना, जो कि रामविलास शर्मा की है, जीवनी है, 3 खंडों में है। आपको पता चलेगा कि निराला का जीवन है वो कितने अभावों से दोस्तों, संघर्षों से, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसा एक कवि है, ठीक है, जिसको रोटी नहीं है खाने को, लेकिन दोस्तों उसने क्या है इस प्रकार की रचना लिखी कि जिनको देख करके पढ़ करके आश्चर्य हो रहा है, जिन पर आज PhD की जा रही हैं, शोध ग्रंथ प्रकाशित किए जा रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक अभावों में जीवन भर दोस्तों क्या है, राम की शक्ति पूजा में कुछ ये पंक्तियाँ आती हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये तो आपकी सरोज स्मृति की है। ठीक है, जब वो आपकी सरोज शोक गीत लिख रहे थे, ठीक है, तो ये दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती हैं। इसके अलावा राम की शक्ति पूजा में एक पंक्तियाँ आती हैं, धिक जीवन जो सदा पाता ही आया विरोध, धिक जीवन जो सदा पाता ही आया विरोध, धिक सत्य जिसके लिए किया सदा ही शोध, हाय उद्धार जानकी प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जय। ठीक है, तो ये आपके दोस्तों क्या है राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं। तो संघर्ष की जो दीप्ति है वो इनकी दोस्तों कविताओं में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनामिका, महादेवी वर्मा, वीणा पंत, झरना जयशंकर प्रसाद, सांध्या कांकली, निराला। तो अनामिका है दोस्तों वो आपके महादेवी वर्मा की नहीं, वो आपके निराला की रचना है। वीणा है वो आपके पंत की है। झरना दोस्तों आपके 1918 में छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार है, जयशंकर प्रसाद की है। और सांध्या काकली भी वो आपको निराला की रचना है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? श्रद्धा, आशा, लज्जा, आनंद। सेकंड ग्रेड में आपका है दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि विभिन्न सर्गों में से पंक्तियां उठा करके देते हैं। ये तो दोस्तों UGC नेट में आपके सर्ग लगे हुए हैं कामायनी के, तो इसलिए उनसे ये पंक्ति पूछी गई है। कुछ आपकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वही आपसे कामायनी से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा चला की शीतल छाए, ये आपकी शुरुआत है। ठीक है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई, ये आपका जो श्रद्धा सर्ग लगा हुआ है उसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं। ठीक है, और जो आगे ऊपर आई थी कि तुम बरसो इस आंसू इस विश्व सदन में, ये कुछ ऐसी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं दोस्तों, वही आपसे कामायनी से पूछी जा सकती हैं। तो उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के लज्जा सर्ग से है।
इसीलिए दोस्तों मैं ज़्यादा बोलने का प्रयास नहीं करता हूँ वीडियो में, क्योंकि फिर मुझे दोस्तों ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, फिर मुझे बोलने के लिए समय कम पड़ जाता है और वीडियो दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं केवल क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करता हूँ। युगांत छायावाद का घोषणा पत्र है, यह कथन किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा। युगांत है वो छायावाद का घोषणा पत्र है। युगांत दोस्तों 1936 की कृति है। ठीक है, पंत की कृति है, तो युगांत क्या है? युग का अंत। इससे आप लगा लें कि छायावाद का जो समय है वो 1918 से, कुछ 1920 से भी मानते हैं, कुछ 1916 से भी मानते हैं, लेकिन आपको महत्वपूर्ण जो समय सीमा है 1918 से 1936 डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो 1936 में दोस्तों छायावाद की क्या है? पूर्णतः समाप्ति हो गई थी। जयशंकर प्रसाद मर गए थे। कामायनी है आपके, कामायनी 1935 में छायावाद का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध काव्य है वो आपके लिखा गया था। इसीलिए 1936 में युगांत है वो आपके जयशंकर जो सुमित्रानंद पंत है उन्होंने लिखा था, और इसको बच्चन सिंह ने छायावाद का घोषणा पत्र कहा था। ठीक है, छायावाद को, जबकि छायावाद का घोषणा पत्र है वो दोस्तों आपके किसको कहा जाता है? पल्लव को कहा जाता है। ठीक है, 1928 की कृति है। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन, अंचल। तो उत्तर छायावादी कविता है दोस्तों जो छायावाद के काल 1936 से लेकर के 1936 के 3-4 साल बाद तक रची गई थी। तो इसमें आपके प्रमुख कवि आते हैं जैसे कि नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, अंचल आ जाते हैं, कुछ लघुत्रयी आते हैं, कुछ ये आपके बृहत्त्रयी लघुत्रयी में आ जाते हैं। ठीक है, माधवी वर्मा है आपके, भगवती चरण वर्मा है आपके, रामकुमार वर्मा है। ठीक है, लेकिन जो बच्चन है दोस्तों वो आपके हालावाद के जनक माने जाएंगे। छायावाद के समानांतर ही एक आपके प्रेम की धारा चलती है, मस्ती की धारा चलती है, उसके ये कवि माने जाते हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया था? पंत, प्रसाद, निराला, रामकुमार वर्मा। बताइए। तो ये जो दोस्तों पंक्ति है वो आपके प्रसाद की है, और ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, छायावाद पर पहले से ही निराशा और हताशा का दोस्तों आरोप है वो लगता रहा है, लेकिन इस पंक्ति के कारण जयशंकर प्रसाद को भी क्या है पलायनवादी कवि घोषित कर दिया कि ये जो छायावाद के कवि हैं ये संघर्ष से नहीं करना चाहते हैं, संघर्ष से कतराते हैं, यथार्थता को ये नहीं पहचानते हैं, केवल कल्पनाओं में खोते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको पलायनवादी कवि घोषित कर दिया था। पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से, नई कविता से। तो दोस्तों सीधा सा है ग्राम्या, 1940 में है। ठीक है, तो ग्राम्या होगी किससे? ग्रामीण परिवेश से। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है बुद्धि, मन, हृदय, आनंद। तो दोस्तों कामायनी की कुछ प्रतीक योजना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो जायसी का जो पद्मावत है, ठीक है, पद्मावत की जो प्रतीक योजना है उसकी तुलना है वो आपकी कामायनी की प्रतीक योजना से की जाती है। कामायनी की प्रतीक योजना क्या है? जैसे कि इसमें आपके मुख्य पात्र हैं मनु, मनु प्रतीक है आपके मन की। ठीक है, और श्रद्धा है, श्रद्धा प्रतीक है इसमें किसकी? हृदय की। इड़ा है, इड़ा प्रतीक है किसकी? बुद्धि की। और सब आपकी इसमें है आपके कुमार। ठीक है, ये किसका प्रतीक है? मानव का। ठीक है, मानव है वो किसका प्रतीक है? कुमार का। तो ये हैं आपके इसके प्रतीक योजना है कामायनी की। तो ये भी आपको याद रखना है। मनु है मन का। इसी प्रकार जायसी में हम देखते हैं कि जो आपके रतन सेन है, ठीक है, वो आपके साधक का प्रतीक है। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? रामदास मिश्र, धर्मवीर भारती, नंदुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद को शक्ति काव्य दोस्तों कहा है आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी दोस्तों बहुत बड़े आलोचक हो जाएंगे। छायावाद के बाद में सर्वाधिक रामस्वरूप चतुर्वेदी आलोचक बन जाते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रिय कवि है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध।
छायावाद की जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है उस पर कुछ आपके आलोचना ग्रंथ लिखे गए हैं, वहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्या कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो आपकी कामायनी नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है वो आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध का हो जाएगा। तो छायावाद के दोस्तों चारों ही अपने आप में आपके सुपर मोस्ट आपके कवि हैं। जितना आप इनको पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। इसलिए अब इनसे गहराई से क्वेश्चन बनने की दोस्तों संभावना है वो रहती है। कौन कौन सी रचना में आपका क्या दिया गया है यही भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पंक्तियाँ हैं, कुछ विशेष पंक्तियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी पंक्ति की पंक्तियाँ हो जाएंगी। ठीक है, आपके जयशंकर प्रसाद की हो जाएंगी, निराला की पंक्तियाँ हो जाएंगी। निराला की तो मुश्किल से आपकी 8-10 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, बेदने तू भी भली बनी, ये है आपकी। और आपकी माधवी वर्मा की पंक्तियाँ में नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, तो माधवी वर्मा की पंक्तियाँ अलग ही आपको दिख जाती हैं। ठीक है, और आपके सुमित्रानंद पंत की है वो वियोगी होगा पहला कवि, ये आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो सारी आपकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, और लगभग दोस्तों बोलने के कारण ही ये आपकी 10-11 मिनट है वो ज़्यादा चली गई है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, और यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।